अगर आपके इरादे बुलंद हैं तो फिर आप देश और दुनिया के अंदर हमारे हिंदुस्तान की पताका फहरा सकते हैं। और हैदराबाद में मारवाड़ी बिजनेस का जो पावर हाउस है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भगवती बल्दवा जी, जिन्होंने हिंदुस्तान से बाहर हमारे प्रोडक्ट्स को इस लेवल पर पहुंचा दिया कि आज दूर दूर तक दूसरी कंपनियां पीछे छूट चुकी हैं। और आज हम उनसे जानेंगे बिजनेस के बहुत सारे सीक्रेट्स, साथ ही समाज के क्षेत्र के अंदर उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो लाखों महिलाओं के लिए मोटिवेशन का कारण बनने वाले हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास शो में। मैम, आपके अंदर एक एग्रेसिवनेस बिजनेस को लेकर के कॉलेज टाइम से ही था, तो वास्तव में तब ये मोटिवेशन आपके अंदर कैसे आया? राजस्थान की धरती से आप निकली और उस दौरान आपके अंदर था, तो उस दौरान ही आपको वो ये सारी चीज़ें कैसे मिली थी? मैं हमेशा हमारी बेटियों को कहती हूँ कि जीवन में दो व्यक्तियों की बात सुन लो तो जीवन में कहीं भी कभी भी कुछ भी समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो दो व्यक्ति होते हैं, एक अपना पिता और एक अपने पति। तो बचपन में मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री बद्रीनारायण जी सोमानी, उन्होंने, मैं 4 भाइयों के बाद में पैदा हुई, और वो हमेशा कहते थे कि मैंने भगवान से, माँ से अनुष्ठान करके तुम्हें मांगा। तो उनका हमेशा विशेष स्नेह रहा और उन्होंने उस ज़माने में भी मुझे अपने बेटों की तरह ही पाला और कहा, बेटा जीवन में जो भी करो सत्यनिष्ठा के साथ करो, पूरी लगन के साथ करो, तो कहीं भी एक बेटी होने के नाते तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। तो पिताजी मेरे हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे। मतलब आपको जो संस्कार एक्चुअली क्या होता है कि जो मारवाड़ीज होते हैं उनको बिजनेस सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन महिलाएं बहुत कम आगे आ पाती हैं। और आज आप लाखों महिलाओं के लिए मोटिवेशन हैं, क्योंकि आज आपने कार्तिक एक ग्रुप ऑफ कंपनीज को जिस लेवल पर पहुंचाया है, और देश के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के अंदर कार्तिक के जो फार्मा इंडस्ट्री में आप लोगों ने अपने आप को पहुंचाया है, इसमें वो तो अपने आप में मतलब एक माइलस्टोन है। और उसमें बहुत बड़ा काम करने में आपने जो किया है, साथ ही आपने अपने पति महेश जी का भी बड़ा योगदान, उनमें सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ें जानी जाती हैं। तो इनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप चूँकि महिला होकर के आपने सारे काम किए, कौन कौन से संघर्ष फेस किए और इनको आगे बढ़ाने में आपने कैसे काम किया? नहीं, मैं अगर आज से 50 साल पीछे आपको ले जाऊं तो राजस्थान के एक बहुत छोटे से गांव श्री डूंगरगढ़ से बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है, अभी पहले वो चूरू डिस्ट्रिक्ट में था, वहाँ से मैं आती हूँ। गांव में कॉलेज भी नहीं था और उस ज़माने में बेटियों को पढ़ाते भी नहीं थे। 10th 11th होते ही शादी हो जाती थी। मेरे दादाजी बड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप के थे, उनकी इच्छा थी कि भाई मेरी शादी जल्दी कर दी जाए, लेकिन मेरे पिताजी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था कि जब तक मैं इसको ग्रेजुएशन नहीं करवाऊंगा मैं इसकी शादी नहीं करूंगा। दादाजी को अच्छा भी नहीं लगा और मेरे से छोटी, जॉइंट फैमिली में रहते हुए मेरे से छोटी, 3 साल छोटी मेरी बहन की शादी मेरे से पहले कर दी, मेरी कजिन सिस्टर की। तब माँ बड़ी उदास हो गई, माँ रोने लगी। मुझे वो प्रसंग एकदम याद आता है, मुझे वो विजुअल्स दिखाई देते हैं। माँ रोने लगी कि लोग क्या कहेंगे। तब मेरे पिताजी ने कहा कि मैं इसे पढ़ा लिखा कर इतना योग्य बनाऊंगा और जब ये बड़ी होके अपना नाम रोशन करेगी हमारा, तब लोग ये कहेंगे कि ये तेरी बेटी है, मेरी बेटी है। और तो शुरू से ही कभी भी ऐसे जैसे जनरल महिलाओं में या बेटियों में जो सोच होता है गहने कपड़े, या वो सोच कभी नहीं रही। हमेशा अपने पिताजी के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने चाचा जी के साथ बैठ के वही बिज़नेस को देखा, सुना, समझा। तो तब से मन में ये भावना थी कि जब भी अवसर मिलेगा अपना खुद का व्यवसाय शुरू करूँगी। तो महेश जी के साथ मिलकर के आपने काम को एक बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट आपने सोचा, और अश्वगंधा जो हमारे पूरे इलाके में पाया जाता था, उस पर कोई फोकस नहीं करता था, उसके अंदर आपने इनोवेशन किए और आज आप दुनिया के 60 से ज़्यादा देशों को एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत बड़ी तादाद के अंदर होता है। तो क्या थॉट प्रोसेस थी उसके पीछे? जैसा मैंने शुरुआत में कहा, पति का सहयोग, इनको शुरू से था कि तुम में काम करने की ललक भी है, लगन भी है और क्षमता भी है, तो तुम्हें मेरे साथ, हमने अपना बिज़नेस शुरू किया, तुम भी मेरे साथ चलो। तो
यहाँ भी परिवार जैसा मारवाड़ी परिवार होते हैं आज से 40 साल पहले कैसे होते थे आप और हम समझ सकते हैं। अब तो परिस्थितियाँ बहुत बदली है। तब तो कोई महिला, मारवाड़ी महिला अपना बिजनेस करे ये कहीं किसी की सोच में ही नहीं था। बड़ी चर्चाएं हुई, लेकिन पति का साथ था, इसलिए हम दोनों ने अपना नया बिज़नेस शुरू किया। हमने शुरुआत तो केमिकल के बिज़नेस से की थी। हमने इंपोर्ट भी किया और ट्रेडिंग भी की। स्टॉकिस्ट थे हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड के, वहाँ से हमने शुरू की। और उसके बाद धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन करते हुए जब ये अश्वगंधा का आया तो इसके ऊपर हमने रिसर्च किया। पहले 15 साल तक के रिसर्च के बाद ये जो प्रोडक्ट आया, और एक मन में भाव था कि हमारे आयुर्वेद में जो स्ट्रेंथ है, हमारे आयुर्वेद जो है एक्चुअली तो सारे स्ट्रीम्स जो हैं मेडिकल साइंस के उसका जनक माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उपेक्षाओं का शिकार रहा। मैं अगर कहूँ कि हमारी सरकारों ने भी आयुर्वेद के लिए उतना प्रमोट करने के लिए कुछ किया नहीं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उस आयुर्वेद को विश्व पटल पर स्थापित करने का एक भाव मन में था, और ये भाव मेरे मन में भी था, पति महेश जी के भी था। और जब कार्तिकेय स्टैनफोर्ड में, मेरा बेटा कार्तिकेय जब स्टैनफोर्ड में पढ़ के आया, उसके बाद वो अपनी नई सोच लेके आया मार्केटिंग की, और किस तरह से हम अगर विदेशी धरती पर हमें स्थापित करना है अपने प्रोडक्ट को, तो हम उसको किस तरह से मार्केटिंग करें, क्या क्या रिसर्च इसके लिए चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस चाहिए, वो सब उसके आने के बाद शुरू हुआ। और भगवान की से आज हमारा ब्रांड है अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट जो बनाते हैं KSM 66 अश्वगंधा, और ये दुनिया का हम कहें कि हम पूरी दुनिया में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अश्वगंधा कहकर बेचते हैं, और सारे मल्टीनेशनल्स और मॉडर्न फार्मा वाली कंपनी जिसको लेती हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, US के अंदर, वहाँ पे इंडिया का माल बेचना पहले, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी को लेकर के बड़ी दिक्कतें आती थी, तो उन परिस्थितियों में आपने कैसे उनको अपने आप को ओवरकम किया, कैसे क्वालिटी को इम्प्रूव करके बहुत वर्ल्ड क्लास क्वालिटी आपने वहाँ पे पहुँचाई, जिससे वो लोग आज आपके फ़ैन बन चुके हैं और बड़ी तादाद में वो सामान खरीदते हैं। तो कौन कौन सी समस्याएं उस वक्त आई थी और कैसे आप लोगों ने इनको एक तरीके से हटाया? एक्चुअली आयुर्वेद के लिए शुरुआत में जो सोच थी वो यही थी कि भाई आप घीस के या पीस के या जो अपना पुराना तरीका था उससे आप दवाइयाँ बनाओ। वो तरीका भी सही था, लेकिन अगर आपको लार्ज स्केल पे जाना है तो आपको साइंटिफिक एविडेंसेस चाहिए। तो हमने क्लिनिकल ट्रायल करवाए हमारे प्रोडक्ट के। आज हमारे 24 क्लिनिकल ट्रायल जो हैं वो जनरल जो इसमें रेपुटेड जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं, और 26 हमारे ऑनगोइंग है, जिसमें से एक तो 5 कॉन्टिनेंट में चल रहा है। तो वास्तव में जो चैलेंजेस आपके सामने हर जगह, जाहिर सी बात है इतने बड़ा ब्रांड आपने स्थापित कर दिया, चैलेंजेस आपके सामने कितने आए और उनसे निपटने की आपकी स्ट्रेटजीज क्या कुछ रहती हैं? देखिए, आप कुछ भी काम अगर शुरू करते हैं तो चैलेंजेस तो होते ही हैं। एक मैं छोटा सा आपको उदाहरण बताती हूँ। मेरा बेटा एक कॉन्फ्रेंस में था, मैं डिटेल नहीं बताऊंगी, लेकिन उसने तब वो पढ़ के आया ही था, 25 साल का युवा। तो उसने वहाँ कहा कि हम अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अश्वगंधा बनाते हैं। तो जो स्टॉलवर्ड्स थे उसके आसपास, जो बड़े प्रतिष्ठित लोग, वो सब हंसने लगे। वहाँ से जब निकल के आया उसने मुझसे फ़ोन पे बात की। मैंने पूछा कॉन्फ्रेंस कैसी थी, तो उसने बोला ऐसे। जब मैंने कहा तो सब लोग हंसे। मैंने उसे कहा, बेटा इस हंसी को ना अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करो, ये हंसी तुम्हारे लिए सदैव प्रेरणास्पद होनी चाहिए। और आपको जानकर अच्छा लगेगा मुकेश जी कि आज वही लोग जब कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो कार्तिकेय के पास आते हैं कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, या तो हम जॉइंट वेंचर कर लें, या तुम हमें सजेस्ट करो कि इसको मार्केटिंग कैसे करनी है। तो चैलेंजेस तो होते ही, आप कुछ नया करते हो तो चैलेंजेस होते हैं, लेकिन आप अगर सत्यनिष्ठा पर, आप अगर क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप अगर मूल्यों के साथ काम कर रहे हैं, तो शुरुआती आपके ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट अगर आप दे रहे हो तो निश्चित रूप से चलेगा ही। तो आप ने जिस तरीके से पर्दे के पीछे भी, पर्दे के आगे भी, हर जगह पे आप अपने परिवार को भी सपोर्ट दे पा रही हैं, साथ ही आप बिज़नेस को भी मैनेज करती हैं।
एक महिला के साथ में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है। उससे भी आप, जाहिर सी बात है बहुत सारी महिलाएं इस चीज़ को जानेंगी कि आप ये सारी चीज़ें बैलेंस कैसे करती हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होता है? यस, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपना समय निर्धारित करना पड़ेगा कि आप, सबके पास वही 24 घंटे होते हैं। उस 24 घंटे में अब अगर महिला चाहे तो दिन भर अपने घर के कामों में अपने आप को लगाए, या फिर किटी पार्टी या गॉसिप्स में लगाएं, या फिर शॉपिंग या दूसरे कामों में लगाएं, या फिर प्रोडक्टिव लगाएं। तो मैंने शुरू से सोचा कि अपने समय को मुझे विभाजित करके चलना है कि भाई इतना समय मुझे अपने परिवार के लिए देना है, इतना समय मुझे अपने व्यापार के लिए देना है, इतना मुझे सामाजिक कार्यों के लिए देना है। तो जब आप प्लान्ड वे से चलें, और ये जो अभी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, पर मैं बहुत ज़्यादा ये सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें अगर मेरी महिलाओं को भी मेरा यही कहना है कि अगर एक बार आपने फेसबुक देखना शुरू किया, इंस्टाग्राम शुरू किया, तो कितने घंटे लग जाएंगे पता नहीं चलेगा। समय का नियोजन करके अगर अपन चलें और उसी के अनुरूप अगर काम करें तो सारा बैलेंस हो सकता है। मैम, वेरी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है जो बहुत सारी महिलाओं के लिए काम की हो सकती है। कि महिलाओं के लिए एक जब भी बात होती है तो जिक्र आ जाता है, वो शॉपिंग पसंद होती हैं, वो गहना पसंद होती हैं, लेकिन आपकी पसंद उन सारी चीज़ों को मिला करके साइड में रख करके उनसे जो कुछ होता है उससे बिज़नेस को के अंदर उसको फोकस में लेकर के और बिज़नेस को आगे बढ़ाने पे होती है। तो वास्तव में बड़ी अच्छी बात है जो हर महिला के लिए काम की हो सकती है। सेकंड, आपने कहा कि आप सोशल मीडिया का यूटिलाइजेशन या जो बाकी चीज़ें इसका यूज नहीं करती हैं, तो वास्तव में क्या आपकी ऐसी सारी लाइफ ऐसी ही है कि आप इन सारी चीज़ों से बिल्कुल साइड रखती हैं? नहीं, जितना करना होता है उतना करती हूँ। मेरा अपना समय है कि मुझे आधा घंटा अगर उसको देना है तो मैं आधा घंटा ही देती हूँ। उसके बाद मैं उस सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि समय नियोजन हमें अपना स्वयं का करना है। अगर समय नियोजन नहीं करेंगे तो जीवन में कोई भी काम हाथ में लें, भले ही सामाजिक हो, भले ही राज हो, भले ही पारिवारिक हो, या भले ही व्यापारिक हो, कोई भी काम अगर आप समयबद्ध तरीके से नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। और अगर समयबद्ध तरीके से आपने दृढ़ निश्चय के साथ, लगन के साथ और निरंतरता के साथ, कंटिन्यूटी के साथ अगर आपने काम किया तो हो सकता है शुरुआती असफलता भी आपको मिले, लेकिन अंतिम रूप से सफलता आपकी निश्चित है। मैं भी एक बात और आती है, कनेक्ट करने वाली इसी बात से आती है कि आपने अपने टीम को बहुत कनेक्ट किया हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ में, जब आपने शुरुआत किया संघर्ष के दिनों से लेकर के अब तक कंटिन्यूस आपके साथ में काम कर रहे हैं, उन लोगों को आप किस तरीके से मोटिवेट करती हैं ताकि वो एक तो काम भी बहुत बेहतरीन करें और साथ ही वो आपके साथ भी कनेक्ट रहें? ये मेरा स्वभाव है। मुझे लगता है कि जिसने काम किया है उसे उसका श्रेय मिलना चाहिए, और ये मैं करती हूँ। जो भी मेरे साथ जुड़े हुए होते हैं, मेरी टीम के लोग, और सब बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े मेहनती हैं, अपने अपनी विधा में, अपने अपने क्षेत्र में परफेक्ट भी हैं। तो उन लोगों के साथ जब काम करती हूँ और वो जब अपना सारा 100% लगा के जब काम करते हैं तो मैं उनको उनके काम का श्रेय देती हूँ। और ये भाव जब आपका आ जाता है कि जिसने काम किया है उसे हम श्रेय दें, तो लोग अपने आप जुड़ते ही जाते हैं। अच्छा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए टीम को किस तरीके से आप गाइड करते हैं? मुझे लगता है कि किसी को एक टास्क दिया गया, अगर उसने पूरे मनोयोग के साथ और अपना 100% देकर कोई काम किया है, उसमें अगर कुछ गलती भी हो गई है तो मैं उसे मोटिवेट करती हूँ कि ये इस तरह से नहीं, इस बेहतर तरीके से तुम कर सकते थे, और मैं उसको चांस देती हूँ। 2 बार चांस देने के बाद अगर वो टीममेट जो काम कर रहा है और वो उसको सही तरीके से नहीं करता है तो मैं फिर उसको चेंज करती हूँ। मैं 2 चांस देती हूँ, क्योंकि गलतियाँ मेरे से भी होती है, गलतियाँ किसी से भी हो सकती है, लेकिन व्यक्ति अगर अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ काम कर रहा है, अपना 100% लगा के काम कर रहा है, तो अगर वो सीखने के लिए उत्सुक है तो मैं सीखने का अवसर देती हूँ। मैम, आप इसके अलावा जो समाज सेवा का जो क्षेत्र है उसके अंदर आपने बहुत सारे काम किए हैं और उनके लिए आप बड़े अच्छे से टाइम भी निकालती हैं, वो काम करती हैं। बिजनेस माइंडेड जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर बिजनेस में ही आगे बढ़ते हैं, बट आपने उस सेक्टर के लिए भी बहुत सारा टाइम निकाला है। क्या इसके पीछे आपकी रणनीति क्या रहती है? मुझे लगता है कि प्रभु ने अगर मुझे इस योग्य बनाया है कि जो कुछ आज
प्रभु की कृपा से मिला है वो अबंडेंट है, जिसे कहते हैं बहुत है। और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इसको जो अंडर ट्रोडन है या जो ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर कर सकूं। ये भाव बचपन से भी था और प्रभु की कृपा से पति और पुत्र का भी उसी तरह से सहयोग रहता है, वही भाव उनके रहते हैं। तो समाज सेवा के कार्यों में काम करना मुझे अच्छा लगता है, संतुष्टि होती है। जी, आप राजस्थान से निकली हैं और अब कोशिश उस राजस्थान की धरती के लिए, जाहिर सी बात है आप एक बार पॉलिटिकली भी वहाँ पे कुछ करना चाह रहे थे लेकिन उसके बाद में नहीं करे, तो वहाँ के लिए आपके मन में क्या कुछ है कि उस धरती के लिए कुछ करना चाहिए? क्योंकि आज आप दुनिया के अंदर भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं, राजस्थान के लिए क्या कुछ प्लानिंग्स है आपकी? मैं हमेशा कहती हूँ राजस्थान मेरी जन्मभूमि है, तेलंगाना मेरी कर्मभूमि है। तो जाहिर सी बात है जन्मभूमि के लिए तो प्रभु राम ने भी कहा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो वो भाव तो होते ही हैं। और मेरे ससुराल का पैतृक गांव है कोलिया, वहाँ प्रभु कृपा से हमने बहुत सारे काम किए हैं समाज के सहयोग के लिए। और उसके अलावा भी जयपुर में, जोधपुर में, पाली में बहुत सारे सेवा कार्यों में सहयोग मेरे परिवार के माध्यम से वहाँ होता है और ऐसा करके मन को संतुष्टि मिलती है। तो अब तक उसमें जैसे इन्वेस्टमेंट, आप जैसे जो बाहर निकल करके बहुत सारे काम किए और बाहर की सरकारों में, जैसे स्पेशली तेलंगाना की सरकारों में, अगर राजस्थान की सरकारों में कंपैरिजन करें कि वहाँ इन्वेस्टमेंट करने से विमुख हो जाते हैं इवन प्रवासी जो राजस्थानी थे बाहर निकले वो लोग, तो इसके पीछे क्या वजह आप खास देखती हैं कि क्यों वहाँ नहीं कर पाते हैं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और कहीं ना कहीं हम राजस्थान में इस मामले में अगर देखा जाए तेलंगाना से, या आज आप हैदराबाद की जो डेवलपमेंट जो देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम पिछड़े हुए हैं। तो इसीलिए हम मारवाड़ी निकलकर राजस्थान से निकलकर न केवल पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में गए, क्योंकि जहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है मारवाड़ी वहाँ जाना चाहते हैं, कैसी भी परिस्थितियाँ, देश काल परिस्थिति हो। लेकिन क्योंकि हम हार्ड वर्किंग हैं, ये हमारे जीन्स में ही है, तो हम कहीं भी जाकर जहाँ हमें अवसर मिलते हैं हम काम कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अब राजस्थान में हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ काम होना बाकी है। ज़्यादातर केसेस में होता है कि किसी पुरुष के पीछे अगर महिला का सपोर्ट होता है तो वो बिज़नेस को बहुत एक्सपेंड कर लेते हैं, और आप तो उनमें से थे जो बराबर दौड़ रहे थे और आज आपने पूरी दुनिया के अंदर अपने बिज़नेस को फैला दिया। जो बहुत सारी महिलाएं हैं जो नए बिज़नेस में आना चाहती हैं, उनके लिए आपके खास टिप्स कौन से होने चाहिए? उनमें कौन सी चीज़ें वो करनी चाहिए उनको कि ताकि वो भी आपकी तरह बढ़ सकें? सबसे पहली बात, आज जो हमारी बेटियों की एक सोच बन रही है कि मुझे जो भी करना है अपने व्यक्तिगत स्तर पर करना है, मैं उन बेटियों से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपका परिवार आपके साथ है, आप अपने परिवार को साथ लेके चल रही हो। एक वो शेर है, आरजू है जिस मुकम्मिल मंजिल की उसे पा ही लेंगे हम, पर रिश्तों को रेत की दीवारों की तरह ढहाकर पाया तो क्या पाया। परिवार अगर आपका साथ है तो बहुत आसान हो जाता है। मेरे लिए बचपन में पिता का सहयोग रहा, पिता की प्रेरणा रही, विवाह होने के बाद पति साथ रहे, पति के हर स्तर पर पति का सहयोग रहा, उन्होंने मुझे कवर किया, उन्होंने मुझे स्कोप दिया, और उसके बाद बेटे ने भी। तो जब अपना परिवार साथ होता है तो महिला के लिए बहुत आसान हो जाता है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना। इसलिए पुरुष की प्रतिस्पर्धी बनने की कोशिश मत कीजिए। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि हम पुरुष के साथ कदम दर कदम मिलाकर चलें, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, उसकी प्रतिस्पर्धा न करें, जीवन बहुत आसान हो जाएगा। ओके, आपने दो जो फोटोएं लगा रखी हैं उनसे आप बड़ी प्रेरणा लेती हैं। कौन सी प्रेरणाएं हैं जो आपने इनकी जो आपको बिजनेस में सहयोग दिया? ये दोनों हमारे संघ के संस्थापक हैं, परम पूज्य हेडगेवार जी और परम पूज्य गुरुजी गोलवलकर जी। तो गुरुजी का तो मैं हमेशा हर जगह ये कहती हूँ कि उनका एक ध्येय वाक्य था, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नमः। जब आपके मन में ये भाव होता है कि जो कुछ आपका है वो राष्ट्र का है, वो मेरा नहीं है, इस भाव के साथ अगर आप काम करते हो तो आप हर चीज़ में एक्सेल भी करते हो, और आपके मन में
देने का भाव उत्पन्न होता है। और ये जब देने का भाव उत्पन्न होता है तो परिस्थितियां अपने आप अनुकूल होती है। तो मतलब आपकी स्ट्रैटेजीज में, आपकी जो प्लानिंग्स होती हैं बिजनेस में, उनमें सब में आरएसएस की शिक्षाओं का बड़ा योगदान रहा है। हाँ, मेरे पति बचपन से स्वयं सेवक रहे, बाल स्वयं सेवक रहे, और विवाह होने के बाद आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हम पति पत्नी 24 घंटे में 22 घंटे साथ होते हैं। तो उनके साथ रहकर संघ को बहुत नज़दीक से देखने का अवसर मिला, और संघ के बड़े अधिकारी भी हमेशा घर पे आते रहे। तो जब संघ को नज़दीक से देखा तब लगा कि ये एक ऐसा संगठन है, दुनिया में एकमात्र ऐसा संगठन है जो अपने राष्ट्र के लिए, अपनी संस्कृति के लिए काम करता है, स्वयं के लिए काम नहीं करता है। वहाँ सेल्फ नहीं है, वहाँ जो कुछ भी है वो राष्ट्र के लिए है, अपने धर्म के लिए है और अपनी संस्कृति के लिए है। मैम, चूँकि आप काफ़ी मतलब अपने आप में वेरिएशन लाते रहते हैं और संघ की शिक्षा आपके साथ में है, संस्कार परिवार के साथ में है, लेकिन आज का दौर है, आईटी सेक्टर का दौर है, तकनीक हर दिन बदलती है, उसके साथ आप कैसे तालमेल बैठाते हैं? बिजनेस को उस लेवल पे लेके जाने में तकनीक का सहयोग किस तरीके से लेते हैं? तकनीकी सहयोग तो आज की जिसे कहते हैं ना, पहली रिक्वायरमेंट है। आज जिस तरह से, क्योंकि आज से 20 साल पहले जिस तरह का व्यापार करने का तरीका था, आज वो बिल्कुल अलग है। तो उसके साथ तो तालमेल बिठाकर चलना ही चाहिए। हम अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं पता होती है, बेटे को पता होती है, बहू को पता होती है, हमारे जो सहयोगी हैं उन लोगों को पता होती है। और मैं उसके लिए हमेशा ओपन माइंडेड होती हूँ कि जितना ज़्यादा हम नई तकनीक का इस्तेमाल कर सकें उतनी ही बेहतरी से हम काम कर पाएंगे, उतने ही कॉम्पिटिटिव वे से हम काम कर पाएंगे। ओके मैम, एक खास सवाल इस दौरान और आ जाता है, वो ये कि आप जैसी बिजनेस वूमन अपने परिवार, अपने बेटों को, पहली बात होती है कि संस्कार बहुत सारे लोग नहीं दे पाते हैं, आपने संस्कार देने की कोशिश की तो कैसे की? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं इस बात को भी जानना पसंद करेंगी। दूसरा, परिवार को एकदम हर जगह पे आप कनेक्ट करके चलती हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे बैलेंस की? देखिए, जैन धर्म का एक वाक्य है, निज पर शासन फिर अनुशासन। मैंने अपना जीवन वैसे ही किया। आपके बच्चे आपके कहने से नहीं मानते हैं, आपके जीवन को देखते हैं, आपने अपना जीवन कैसे जिया है। और आजकल की पीढ़ी तो ये एआई की पीढ़ी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, तो ये तो हर चीज़ को तुरंत तोल लेती है। तो हमारा अपना जीवन भी बच्चों के लिए अनुकरणीय होना चाहिए। और ये मेरा सौभाग्य रहा, मेरे पति महेश जी में कोई भी बुरी आदत नहीं है। और वही बात मेरे बेटे में भी आई। आज वो देश विदेश में इतना भ्रमण करता है, लेकिन भगवान की कृपा से एक भी बुरी आदत उसमें नहीं है। तो मैं अपनी बेटियों को, युवा पीढ़ी को, या आज जो इस दौर में गुजर रही है और जहाँ लगता है कि महिलाएं कहती है बच्चे आजकल सुनते नहीं हैं, तो मुझे लगता है इसमें बच्चों की गलती नहीं है। कहीं ना कहीं हम भी अपने आप को बच्चों के सामने उस तरह से पेश नहीं कर पाते हैं कि बच्चे सुने। घर में नियम बनाइए, कम से कम 5 से 10 मिनट आप बच्चों के साथ बैठेंगे। आप अगर पूजा घर में जाएंगे तो आपके बच्चे भी जाएंगे। आपकी संस्कृति क्या है, अगर ये आपने अपने बच्चों को बचपन से नहीं सिखाई तो बड़े होकर उनको वो सीख नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं शुरुआत छोटे छोटे सूत्रों के साथ करें, और हम अगर जो बच्चों को बताना चाहते हैं वो हम हमारे जीवन में खुद पालन करें तो कोई कारण नहीं है कि बच्चे नहीं मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही अच्छी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने दी है जो बहुत सारे लोगों के लिए काम की साबित होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।